हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मेमोरी। स्मृति। स्मृति क्या होता है, इसके कितने पक्ष है, कितने प्रकार है, कितने अंग है, आज ये सब हम पढ़ेंगे। स्मृति के दो पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष को हम स्मरण करते हैं और ऋणात्मक पक्ष को विस्मरण कहते हैं। स्मृति होती क्या है? स्मृति का तात्पर्य होता है पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए। धनात्मक पक्ष मतलब होता है स्मरण। इसका तात्पर्य होता है पूर्व अनुभूतियों को याद करने की समर्थता, जबकि ऋणात्मक पक्ष से तात्पर्य अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता से है। स्मरण और विस्मरण। स्मरण में क्या होता है कि जो हम पूर्व अनुभूतियाँ होती हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको हम याद कर पाते हैं। और विस्मरण में क्या होता है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, याद करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से इसको विस्मरण कहा जाता है। स्मृति का है पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करने से है कि अपने मेमोरी में उन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं, जो भी चीज़ें हमने सीखी हुई है या देखी हुई है। स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं? जैसे जब हम किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो उसकी क्या प्रोसेस है, कितने स्टेजेस में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इसकी तीन प्रोसेस हैं, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति। संकेतन में क्या होता है? किसी सूचना का प्रत्यक्षण कर संकेत के रूप में नर्वस सिस्टम में अपने तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करना। मतलब कि जब हम बाहर से कोई भी चीज़ को देखते हैं, जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिसको हम देखते हैं, उसको हम अपने दिमाग में किस तरह से ग्रहण करते हैं, संकेतों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गया? संकेतन। कि जो भी हम बाह्य वातावरण में प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिन चीज़ों का, उनका अपने दिमाग में संकेत के रूप में ग्रहण करते हैं, ये होता है संकेतन। संचयन में क्या है? मस्तिष्क में सूचनाओं को कुछ समय के लिए संचित करना। संचयन में क्या होता है कि जैसे संकेतों के माध्यम से वो सूचना हमारे मस्तिष्क में आ गई है, अब मस्तिष्क में वो सूचना कुछ टाइम तक स्टोर्ड रहेगी, संचित रहेगी। फिर इसके बाद होता है कि जब हमें उस सूचना की ज़रूरत पड़ती है तो पुनः प्राप्ति होती है। मतलब सूचनाओं को रिकॉल कर उपयोग किया जाते हैं, उसका प्रत्यावाहन किया जाता है कि जो चीज़ हमने सीखी थी, क्या वो चीज़ें हमें याद है, या तो उसकी पुनः प्राप्ति हो रही है कि अगर वो चीज़ें हमें याद है तो उसका पुनः प्राप्ति हो रहा है, रिकॉल कर रहे हैं हम उस चीज़ को। ये था स्मृति के अवस्थाएं कि हम किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को किस तरह से स्मृति में लाते हैं और उसको किस तरह से रिकॉल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति के तीन प्रकार होते हैं, संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति और दीर्घ अवधि। संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी, लघु स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी और दीर्घ अवधि स्मृति मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। संवेदी स्मृति होती है, जो इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है लेस देन 1 सेकेंड। मतलब इसका जो समय है वो 1 सेकेंड या इससे भी कम होता है। ये प्रतिमा संबंधी होता है या ध्वनिक संबंधी होता है, आइकोनिक या इकोइक। आइकोनिक का क्या होता है? जैसे अगर हम रास्ते में चलते हैं, अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप जर्नी करते हो, तो आप देखते हो कि बहुत से वहाँ पे इमारतें होती हैं, बहुत से पेड़ होते हैं, बहुत से स्थान होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ को या देखते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए रहता है लेकिन तुरंत हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया प्रतिमा, आइकॉनिक, की मतलब हम उसको देखते हैं लेकिन कुछ सेकंड बाद वो भूल जाता है। फिर है प्रतिध्वनि, इकोइक, मतलब जैसे कोई भी ध्वनि हमें सुनाई देती है, ऐसी ध्वनि, और वो ध्वनि कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय क्या तुरंत उस ध्वनि को हम नहीं याद करते हैं, नहीं याद करने में समर्थ होते हैं। तो ये होता है प्रतिध्वनिक, इकोइक। लघु अवधि स्मृति क्या होता है? विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक स्मृति कहा है। इसकी जो अवधि है वो 20 से 30 सेकेंड तक है। और इसमें क्या होता है कि एक टाइम पर हम 7 आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पर हम 7 चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे किसी अपरिचित से टेलीफोन पर बात करने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर डायल करना, 20 सेकेंड बाद व्यस्त संकेत पाकर उसे याद नहीं कर पाना। अब इसमें क्या है कि हमने कुछ टाइम के लिए क्या किया, उस नंबर को तुरंत डायल किया देखकर, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए नंबर व्यस्त हो गया तो उसके बाद क्या होता है, 20 या 30 सेकेंड बाद वो नंबर हमें नहीं याद रहेगा। तो ये है लघु अवधि स्मृति। दीर्घ अवधि स्मृति क्या है? विलियम जेम्स ने इसे गौड़ स्मृति कहा है। इसका जो टाइमिंग है वो कम से कम 20 सेकेंड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कितना भी हो सकता है। तो विलियम जेम्स ने इसे
जो दीर्घ अवधि स्मृति है उसको दो भागों में बांटा गया है, सांप्रयोगिक प्रासंगिक, सांप्रयोगिक या प्रासंगिक, जिसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, और अर्थगत स्मृति जिसे हम सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। प्रासंगिक से तात्पर्य क्या हो, जैसे कोई प्रसंग सुनाता है या तो किसी प्रसंग को वो किसी से कहता है तो यह किसी घटना से संबंधित होता है। जैसे हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो कहीं हम ट्रिप वगैरह पे घूमने जाते हैं और उसके बाद उस चीज़ के बारे में किसी और से बताते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया, मतलब वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वो फीड हो जाता है। इससे समय तथा स्थान की सूचना प्राप्त होती है। अर्थगत स्मृति में क्या होता है, जैसे रैपिड रिकॉल होता है, हम तुरंत उस चीज़ को याद कर लेते हैं। शब्द सप्रत्यय तथा तथ्य, इसमें क्या है, जैसे अगर 2+2 4 है, ठीक है, ये भी क्या है, ये अर्थगत है। जैसे कैट मीन्स बिल्ली है, ये सारी चीज़ें क्या है, शब्द है, या तो किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट है या तो फैक्ट है, जो चीज़ें हमें याद है, बहुत टाइम से याद है। जैसे आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी मेमोरी में क्या है, फीड हो जाती है। तो ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो दो टाइप के होते हैं, साप्रयोगिक और प्रासंगिक। साप्रयोगिक को हम प्रासंगिक कहते हैं, जिसे एपिसोडिक कहते हैं, और दूसरा है अर्थगत स्मृति। ये था स्मृति के प्रकार। फिर से हम देख लेते हैं स्मृति के प्रकार में, संवेदी, लघु अवधि और दीर्घ अवधि स्मृति। इसकी टाइमिंग है <1 सेकेंड, इसकी टाइमिंग है 20 से 30 सेकेंड, इसकी टाइमिंग है 20 सेकेंड मिनिमम है, और मैक्स चाहे जितना भी टाइम हो। संवेदी स्मृति के दो भाग होते हैं, प्रतिमा या प्रतिध्वनि। प्रतिमा मतलब आइकॉनिक, मतलब किसी वस्तु को देखकर, किसी वस्तु को हम तुरंत देखते हैं लेकिन अगर हम वहाँ से हट जाते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। प्रतिध्वनि होता है कोई एक अनचाहा ध्वनि ऐसा होता है जिसको हम सुनते हैं लेकिन हम फिर बाद में रिकॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर लघु अवधि स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा है। इसमें 7 आइटम्स को याद रख सकते हैं। दीर्घ अवधि स्मृति को इन्होंने गौड़ स्मृति कहा है। इसके दो भाग होते हैं, साप्रयोगिक जिसे एपिसोडिक कहते हैं, और दूसरा है अर्थगत स्मृति जिसे सिमेंटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अगर कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं, ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो हमारे लिए यादगार हो जाता है, तो इससे समय तथा स्थान की सूचना प्राप्त होती है। अर्थगत स्मृति होता है जैसे कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई वर्ड होता है, कोई फैक्ट होता है, उस चीज़ को हमने याद कर लिया, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं स्मृति के अंग। हमें पता है जो स्मृति का जो धनात्मक पहलू है वो है स्मरण। स्मृति क्या होती है, पहले हमने आपको बताया था कि जो पूर्व अनुभव होते हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं। मेमोरी में हमारे सारे अनुभव क्या है, इकट्ठा हैं। लेकिन स्मरण क्या होता है, अगर जो चीज़ें हमारी इकट्ठा हैं, अगर हम समय पर उसको चाहें, अगर हम उसको याद करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, तो वो हो पा रही हैं, तो वह स्मरण है। तो स्मरण में एक चीज, जैसे अभी हमने स्मृति की जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति। अब स्मरण में क्या हो जाएगा, एक और चीज ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहचान करना, कि मतलब जो चीजें हमने अनुभव की थी क्या एग्जैक्ट वही चीजें हम मतलब स्मरण कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, या तो कुछ चीजें मिसिंग हैं। ये होता है हमारा पहचान करने में। अब हम चारों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहला है लर्निंग, सीखना, दूसरा है धारण करना, प्रत्यावहन करना, और पहचान करना। अब इन चारों को हम किस तरह से पढ़ेंगे। सीखना स्मरण की पहली सीढ़ी है, अतः स्मरण के लिए सीखना अत्यंत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक किसी पाठ या विषय को हम सीखते नहीं, उसे स्मरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि पहले किसी भी चीज़ को याद करने से पहले क्या होता है, उस चीज़ को लर्न करना, उस चीज़ को सीखना। फिर क्या है कि सीखे गए विषय को स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में धारण करना। धारणा जितनी लंबी या मजबूत होती है, स्मरण उतना ही तीक्ष्ण होता है, मतलब उतना ही ज़्यादा शार्प होता है। मतलब हमने क्या किया, अब जिस चीज़ को सीख लिए, अब हम क्या करेंगे, उसको धारण करेंगे, मतलब अपने उसको मस्तिष्क में क्या करेंगे, धारण कर लेंगे, जो चीज़ हमने याद की हुई, सीखी हुई है। फिर है रिकॉल करना। अब हमने धारण कर लिया, फिर उसके बाद जो हमने पाठ धारण की है उसकी अनुपस्थिति में जांच की जाती है कि सीखे हुए पाठ को कितना धारण हमने किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया रिकॉल करना। फिर है पहचान करना। पहचान करने में क्या होता है कि मौलिक पाठ की उपस्थिति में धारणा की जांच की पहचान की जाती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने याद किया कि
हाँ, भारत के राज्य एवं उसकी राजधानियों को याद किया। पहले हमने उसको सीखा कि कितने राज्य हैं और उसकी राजधानियाँ क्या क्या है। फिर हमने धारण कर ली, मतलब इस चीज़ को क्या होता है, हमने याद करके अपनी मेमोरी में धारण कर लिया उस चीज़ को। फिर ठीक है, फिर मेमोरी में धारण करने के बाद क्या होता है कि हम ऐसे ही नहीं उसको रिवाइज करते हैं कि इसकी राजधानी ये है, उसकी राजधानी ये है। फिर हम पाते हैं कि यार हो सकता है कि हमें पूरा सही याद हो, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई चीज़ें गलत रहती हैं। तो ये हो जाता है रिकॉल करना। ठीक है, अब पहचान करने में क्या होता है कि पहचान करने में जब हमने उसको रिकॉल कर लिया, फिर हम ये पहचान करेंगे कि अभी जो हमने रिकॉल किया है उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या वो हमने एकदम पूरी तरह से सही रिकॉल किया है या तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो वो होती है कि जितना हमने धारण किया है उसकी हम पहचान कर रहे हैं कि कितना सही हमने धारण किया हुआ है। ये है पहचान करना या उसको रिकॉग्नाइज करना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हम रिकॉल करते हैं वो जो भी पाठ्य पुस्तक होता है या तो जहाँ से हमने धारण किया हुआ है उसकी अनुपस्थिति में होता है, और पहचान करना जहाँ से हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको खोल कर उसकी उपस्थिति में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम भूली हुई है और क्या क्या चीज़ें हमें याद है। ये है स्मृति के अंग। अब हम पढ़ेंगे स्मरण का स्वरूप। स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है, ये कहा था एबिंगहास ने। स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक नहीं होता है, ये कहा था बार्टलेट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। पुनरुत्पादक का मतलब एबिंगहास ने कहा था कि जो शिक्षार्थी जो कुछ सीखते हैं उसे उसी रूप में बिना किसी हेर फेर के प्रत्यावाहन करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, मतलब रिकॉल करने में समर्थ होते हैं वो, अर्थात प्रत्यावाहन पहले सीखी गई सामग्री की कार्बन कॉपी होती है। ये कहा जाता है कि जैसे हमने जो चीज़, इन्होंने कहा था कि जो चीज़ हम सीख चुके हैं जब हम रिकॉल करते हैं तो ये एग्जैक्ट उसी तरह रिकॉल करते हैं, ये एबिंगहॉस ने कहा था। लेकिन स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक नहीं होता है, ये बार्टलेट ने कहा था। क्योंकि इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, उसके तहत इन्होंने बताया कि एक कहानी संबंधी प्रयोग किया गया और चित्र आरेखण संबंधी प्रयोग। कहानी में ये था कि जैसे अगर मैंने किसी को कहानी सुनाई, फिर उससे बोल दिए कि वही कहानी आप तीसरे व्यक्ति को सुनाइए, फिर उससे बोल दिए किसी अन्य व्यक्ति से सुनाइए। फिर जब लास्ट व्यक्ति से वो कहानी सुनी गई तो पहले वाले कहानी से कई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज थे जो लास्ट वाले ने कहानी सुनाई थी। तो इस पर उन्होंने पाया कि जो रिकॉल है, रिकॉल करने पे सबके द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ कहानी प्रयोगकर्ता को सुनाई गई। तो इसका मतलब क्या है कि वह पुनरुत्पादक नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं। चित्र आरेखण में क्या था कि एक चित्र को यदि एक बालक को दिखाकर उसे पुनः वैसा ही चित्र बनाने को कहा जाए तो बालक कुछ न कुछ परिवर्तन कर देता है, ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट वही चीज़ बना देगा। ये कहा था बार्टलेट ने। फिर है धारणा जांच की विधियाँ, मतलब जो भी हम धारण कर रहे हैं, जो भी हमारा रिटेंशन हो रहा है उसके क्या क्या मेथड है। मेथड्स ऑफ टेस्टिंग रिटेंशन। धारणा जांच की विधियाँ, मेथड ऑफ टेस्टिंग रिटेंशन, मतलब हमें कितनी चीज़ें याद हो रही है इसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं। प्रत्यावाहन विधि, रिकॉल करके कि हमने कितना चीज़ याद किया है। प्रत्यभिज्ञान विधि, रिकॉग्निशन मेथड, इसमें क्या है कि सीखे गए पाठ या विषय को कुछ नए एवं सादृश्य विषय के साथ मिलाकर शिक्षार्थी को सीखे गए विषय की पहचान के लिए दिया जाता है। रिमेम्बरिंग मेथड, इसमें क्या है कि सीखे गए विषय या उसके कुछ अंशों को कुछ समय बाद पुनः जब सीखा जाता है तो उसके सीखने में लगे समय एवं प्रयास के आधार पर धारणा की जांच होती है। धारणा मजबूत होने पर पुनः सीखने में कम समय लगता है। अब रिमेम्बरिंग मेथड क्या होता है ना, जैसे हमने अगर एक बार कोई चीज़ याद कर ली है, ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है कि कितनी जल्दी हम उस चीज़ को बता पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एक बार पहली बार याद करते हैं तो अटक अटक के वो चीज़ें याद करते हैं, किसी के सामने सुनाते हैं। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बार याद कर लेते हैं तो उसको किसी के सामने सुनाने में कम समय लगता है। तो ये है रिमेम्बरिंग मेथड। फिर है पुनर्निर्माण विधि, रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं तो इस विधि में सीखे हुए विषय को सामान्यतः उलट पुलट कर पेश किया जाता है। बालों को उस अव्यवस्थित विषय को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। पुनर्व्यवस्थित एकांशों की संख्या जितनी अधिक होती है धारणा उतनी ही मजबूत मानी जाती है। ये था मेथड ऑफ टेस्टिंग रिटेंशन। अब हम पढ़ेंगे विस्मरण, जो कि स्मृति का ऋणात्मक पहलू है। इसमें क्या होता है, पूर्व अनुभव को किसी कारणवश खो देना, मतलब पूर्व अनुभव को हम रिकॉल कर रहे हैं लेकिन वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका प्रत्यावाहन नहीं हो पा रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो स्मृति चिन्हों का खत्म हो जाना या पुनः प्राप्ति संकेत की अनुपस्थिति। विस्मरण का स्वरूप कैसा होता है,
विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा है फ्रायर, जेनकिंस और मेल्टन ने। इन्होंने क्या कहा है? इस विचारधारा के अनुसार विस्मरण का कारण समय का बीतना नहीं है, बल्कि व्यक्ति इस अंतराल में जब कोई दूसरा कार्य करता है या नया पाठ सीखता है तो मौलिक विषय को भूल जाता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था? विस्मरण को एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया कहा था। अब हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं तो जो अदर सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके बारे में हम धीरे धीरे मतलब भूलने लगते हैं, वो चीज़ें उतनी याद नहीं रहती हैं। तो ये क्या है? एक सक्रिय विस्मरण है। और फिर उसके बाद दूसरा है विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा था एबिंगहास ने। एबिंगहास वक्र इन्होंने बनाया था, या इसे विस्मरण वक्र भी कहते हैं। इन्होंने विस्मरण वक्र में समय तथा दिन में और धारण किया गया कितना परसेंटेज है उसका इन्होंने ग्राफ समझाया था। इनके अनुसार विस्मरण समय के साथ निष्क्रिय ढंग से अपने आप हो जाता है। हालांकि समय बीतने के साथ विस्मरण की दर में कमी आती है। समय बीतने के साथ विस्मरण की मात्रा एवं दर में सीखे हुए परिवर्तन को एबिंगहास ने एक वक्र द्वारा दिखाया है, जिसे विस्मरण वक्र कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि यह एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, मतलब समय के साथ कोई भी चीज़ हम सीखे रहते हैं तो समय के साथ उसका विस्मरण हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर है विस्मरण के सिद्धांत। हास का सिद्धांत, बाधक या हस्तक्षेप का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। हास का सिद्धांत दिया था एबिंगहास ने, इसके समर्थक थॉर्नडाइक भी है। इन्होंने कहा था कि यह विस्मरण की व्याख्या विस्मरण या स्मृति के चिन्हों के हास का कारण होता है। मतलब इन्होंने कहा था कि जो हास का सिद्धांत है, मतलब धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है कि जो हमारे चिन्ह होते हैं, स्मृति चिन्ह होते हैं, उनका डीके होने लगता है, उनका ह्रास होने लगता है, इस वजह से हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। बाधक या हस्तक्षेप का सिद्धांत, इंटरफेरेंस थ्योरी। इनके अनुसार जब बालक सीखे गए विषय का पहचान करता है तो मूल विषय से पूर्व तथा बाद में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्ह मूल विषय के चिन्ह से अंतर्क्रिया करते हैं। हम ही लोग के साथ ऐसा होता है कि अगर हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके पहले अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या तो उसके बाद में कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कभी कभी मिक्सअप हो जाता है वो सब चीज़ें। अगर उनमें थोड़ा सा भी सेम होता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है उनके जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो ये है इंटरफेरेंस थ्योरी। संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर, कुफ्का तथा लेविन। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी को नया पाठ सिखाया जाता है तो वे समय बीतने के साथ पुनर्संगठित होकर कुछ इस ढंग से विकृत हो जाता है कि वे संज्ञानात्मक संरचना में पहले सीखे गए पाठ या मौलिक विषय के समान ही दिखते हैं। मतलब हमने अगर कुछ नया सीखा है, ठीक है, तो डिस्कार्ड हो जाता है। समय के साथ क्या होता है, जो हमने नया सीखा है वो उसमें डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब विकृत हो जाता है हमारे ज्ञान में, और वो पुनः नए जैसा ही दिखने लगता है। जो मतलब हमने सीखा था पुराना उसी के जैसा दिखने लगता है। अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, जिसे हम दमन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इनके अनुसार दुखद घटनाओं का विस्मरण सुखद घटनाओं की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि बालक दुखद घटनाओं से उत्पन्न दुश्चिंता से बचने के लिए ऐसी घटनाओं एवं अनुभवों का दमन करने का प्रयास करता है जो विस्मरण का कारण होती है। इनका क्या तात्पर्य था कि जो दुखद घटनाओं का विस्मरण है सुखद घटनाओं की तुलना में अधिक होता है। कोई भी व्यक्ति है अपनी जो सुख की चीज़ें है वो ज़्यादा याद रखना चाहेगा और दुख की चीज़ों को नहीं याद रखना चाहेगा। इस वजह से जो दुखद घटना है उनका विस्मरण जल्दी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति उसका दमन करता है। इसीलिए इसे दमन का सिद्धांत भी कहा गया है। स्मृति को उन्नत बनाने की विधि कौन सी है? मतलब जो हमारी मेमोरी है उसमें कोई भी चीज़ जैसे जो स्मरण है वो बहुत ज़्यादा हो, इसके लिए हम मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्मृति को? तो एक मेथड दिया गया है PQRST मेथड। ये दिया है थॉमस एवं रॉबिन्सन ने। उद्देश्य है अध्ययन एवं स्मरण बनाना। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, PQRST का मतलब ही होता है, जैसे इन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से इसे डिफाइन किया था। P है प्रीव्यू, Q है क्वेश्चन, R से रीड है, S फॉर सेल्फ रेसिटेशन, T फॉर टेस्ट पूर्वदर्शन, प्रश्न, पढ़ना, आत्म प्रपठन, परीक्षा। इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। P फॉर होता है प्रीव्यू, बालक के द्वारा विषय सूची का अवलोकन एवं पूरी पुस्तक के शीर्षकों एवं चित्रों का अवलोकन कर पुस्तक का अनुमान लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रश्न, शीर्षक को प्रश्न में बदलना। जैसे अगर पाठ का शीर्षक सीखना है तो बालक प्रश्न में बदलता है सीखना क्या है। फिर उसके बाद बालक पढ़ता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि पढ़ने
अनुच्छेद को पढ़ना समाप्त कर उसके मुख्य संप्रत्ययों विचारों को मन ही मन सुनाना प्रारंभ करता है। किसी पाठ के लिए बालक QRS की क्रिया एक साथ करता है, इसीलिए इसे एक बड़े बॉक्स में हमने रखा है। मतलब किसी भी पाठ के लिए जो उसके मुख्य संप्रत्यय हैं, पढ़ना समाप्त करना, इसका जो विचार है वह मन ही मन सुनाना प्रारंभ करता है और ये सारी क्रिया एक साथ की जाती है। फिर उसके बाद है टेस्ट। फिर उसके बाद जैसे कि जो टीचर होता है उसका सेल्फ रेसिटेशन लेता है, मतलब आत्म प्रपठन, मतलब खुद से उसको लिए कहता है कि आप इस चीज़ को सुनाइए या तो आप इस चीज़ को बताइए। तो इससे क्या होता है ना, उसका टेस्ट हो जाता है कि वो किस तरह से पढ़ा हुआ है और उसकी मेमोरी में वो चीज़ें अच्छे से फीड हो जाएंगी। इसको हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास मैथ की, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की हमारे पास बुक्स हैं तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए हमें टॉपिक पढ़ना है बुद्धि, तो बुद्धि पढ़ना है या तो स्मृति पढ़ना है, और हम स्मृति देख रहे हैं तो स्मृति ही पढ़ते हैं। अगर हमारे पास टॉपिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है स्मृति, हमें स्मृति पढ़ना है, तो ये बताया गया है कि जो स्मृति है वो किस तरह से लॉन्ग टाइम हो सकती है और किस तरह से उन्नत हो सकती है। तो ये एक मेथड है अपनी स्मृति को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, उन्नत करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, एक अगर इंसान चाहता है कि उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा याद रहे और बहुत आसानी से याद रहे, तो उसको क्या करना चाहिए, मान लीजिए स्मृति चैप्टर को हमें याद करना है, तो हम पहले स्मृति को खोलेंगे, जो भी चैप्टर है उसको खोलेंगे और उसमें जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी डायग्राम है और जितने भी टर्म्स होते हैं, एक बार हम उसको देख लेंगे। होता नहीं है जैसे कि केवल एक बार रिव्यू देखना कि इसमें है क्या क्या है क्या क्या, उसको नॉर्मली हमने उलट पलट कर देख लिया कि इसमें ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि उस टॉपिक से फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि स्मृति क्या है, उस चीज़ को हम अपने मन में सोचते हैं, स्मृति को पढ़ने नहीं लगते हैं, पहले हम अपने मन में क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि स्मृति क्या है। फिर उसके बाद हम क्या, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, ठीक है, हमारे मन में प्रश्न आया, सारी चीज़ों को देखने के बाद हम मतलब पूर्व दर्शन, प्रीव्यू के बाद हमारे मन में क्वेश्चन है कि स्मृति है क्या। अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं स्मृति, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने स्मृति पढ़ लिया और उसके बाद जब हम पढ़कर समाप्त कर देते हैं, तो उसके बाद मन ही मन जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है उसको हम सेल्फ रेसिटेशन करते हैं, मतलब खुद से उसमें उसको पढ़ते हैं। जैसे हमने स्मृति पूरा पढ़ लिया तो एक बार हम मन ही मन उसको पढ़ते हैं कि ये चीज़ ऐसे, स्मृति के इतने अंग हैं, स्मृति के इतने पक्ष हैं, ये सब अपने मन में उसको प्रपठन करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट कैसे होता है, फिर टीचर हमारा टेस्ट एनालिसिस करे या तो कोई और भी कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है वो हमारी मेमोरी में काफ़ी टाइम के लिए स्टोर्ड हो जाती है, इससे हमारी स्मृति अच्छी हो जाती है। तो ये था स्मरण और विस्मरण।